and safe at your home. Today we will start the next topic of chapter number 3, that is kinetic interpretation of temperature. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our topic. तो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस जो है वो स्टडी की। हमने इसके मुताबिक जो है पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल हैं वो मूव करते हैं रैंडमली, यानी कि कोई मॉलिक्यूल इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, रैंडम मूव करते हैं गैस के मॉलिक्यूल। और जब गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मूव करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। जैसे अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था, ठीक है, ये रैंडमली जो मूव कर रहा है ये दूसरे के साथ कोलाइड करेगा, ये नेक्स्ट अगले के साथ जो है वो कोलाइड करेगा। तो इसी तरह हमारे पास जो गैस होती है उसमें मॉलिक्यूल जो है वो रैंडमली एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। और यानी कि ये अगर कंटेनर है तो इसमें कंटेनर ये इसकी वॉल के साथ भी जाके स्ट्राइक करेंगे, तो मॉलिक्यूल आपस में भी कोलाइड करते हैं और उसकी वॉल के साथ भी कोलाइड करते हैं। अब इस कोलिजन की वजह से इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है। अब यहाँ पे जो गैसेस होती हैं उनका कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। अब इलास्टिक कोलिजन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। तो इलास्टिक कोलिजन इज द कोलिजन इन विच नो नेट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन द सिस्टम एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन। हमारे पास ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स जो है वो ऐसे होते हैं जब उनके दरमियान में कोलिजन होता है तो उनकी कुछ एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है। यानी कि जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करता है तो स्ट्राइक करने के बाद उसकी कुछ एनर्जी जो है वो अगले मॉलिक्यूल को ट्रांसफर होती है और कुछ हीट की फॉर्म में जो है वो डिसिपेट हो जाती है। लेकिन इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन होता है जिसमें टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रहती है, चेंज नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास कि काइनेटिक इक्वेशन जो है हमने क्या पढ़ी थी, PV इज इक्वल टू 1/3 mc² बार। ये हमने काइनेटिक इक्वेशन जो है पीछे अपने लेक्चर में पढ़ी थी। अगर आपको ये नहीं पता क्या है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। और यहाँ पे m जो है वो मास को इंडिकेट करता है, 1 मोल ऑफ गैस को, n जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इंडिकेट करते हैं और c² बार मीन स्क्वायर वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे देखें कि हमने काइनेटिक एनर्जी लेनी है। मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते हैं, तो मूव करेंगे तो उनके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी होगी। जो एवरी काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो उसकी ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से होती है। अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, इसमें मोशन, ऐसी मोशन को कहा जाता है ट्रांसलेटरी मोशन जिसमें ऑल पॉइंट ऑफ मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली इन द सेम लाइन और अ डायरेक्शन। यानी कि अगर जितने भी आपके पास चीजें हैं वो एक लाइन में मूव कर रही हो। यहाँ पे देखिए कि ये एक ही लाइन में जो है वो मूव कर रहे हैं तो ये भी ट्रांसलेटरी मोशन होगा। ये जो है बॉल थ्रो कर रहा है, सीधा इसको जाके हिट करे तो ये भी ट्रांसलेटरी मोशन होता है। अब यहाँ पे देखें कि ट्रांसलेटरी मोशन है और उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी ½ mc² बार होती है। mv² लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने वेलोसिटी जो है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिया है तो यहाँ पे हम v² की जगह पे c² बार लिखेंगे। EK इज द टोटल एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। EK इक्वल आ जाएगा ½ mc² बार के। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने PV ये जो है वो जो काइनेटिक इक्वेशन थी उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो है वो सिखाया था, जहाँ पे हमने बॉयल्स लॉ डिराइव किया था। वो आप मेरा पिछले वाला लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। 2/3 n ½ mc² बार। अब यहाँ पे देखें कि ½ mc² बार किसके इक्वल था, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के। तो हम इट मीन्स दैट के इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं 2/3 NEK के। ठीक है, PV इज इक्वल टू 2/3 NEK। यहाँ तक आई होप कि आपको क्वेश्चन जो है वो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अगर हम गैस के मॉलिक्यूल जो है वो 1 मोल ले रहे हैं और हमें पता है कि 1 मोल ऑफ गैस एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होती है, तो n को हम Na इक्वल कर देंगे, यानी कि एवोगैड्रोस नंबर जो कि कितने होते हैं 6.02 10⁻23 होती है इसकी वैल्यू। अब हम n की जगह पे Na पुट कर देंगे। PV इज इक्वल टू 2/3 NaEK। नेक्स्ट है अगर हम जो है पिछली अपनी इक्वेशन जनरल गैस इक्वेशन को रिवाइज करें तो PV इज इक्वल टू nRT हमने स्टडी किया था। क्योंकि n नंबर ऑफ मोल्स हम 1 कंसीडर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो PV इज इक्वल टू RT रिमेन रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, PV की जगह पे RT लिख सकते हैं क्योंकि PV किसके इक्वल है, RT के इक्वल है, तो हम उसकी जगह पे RT लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम RT PV की जगह पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3 NaEK इज इक्वल टू RT। अब हमने क्योंकि EK फाइंड करना है टोटल
ई के फाइंड करना है। आई होप कि आपको ये फाइंड आउट करना आता होगा। ई के फाइंड आउट करना है तो ये इधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये भी इधर डिवाइड हो जाएगा। नहीं आता तो मैं अभी आपको करवा देती हूँ। हमने करना है ई के किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि हमने ई के फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आर टी को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेपरेट ही कर देती हूँ, ई के यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा और 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3RT। अब क्योंकि यहाँ से हमने 2 भी ख़त्म करना है तो 2 को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया तो 2 भी इस साइड पे आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास NA रह गया तो NA भी दोनों साइड्स पे हम डिवाइड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे भी NA राइट कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ ई के की फॉर्म जो है इस तरह से बन जाती है, ई के इज इक्वल टू 3RT/2NA। अब हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ई के है, जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना आप काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करना चाहते हैं उतना टेम्परेचर इंक्रीज़ करें, काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसे हम एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कह रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कि जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मॉलिक्यूल की मोशन क्या हो जाएगी, उतनी ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। अब जब हम क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल को हीट अप करते हैं तो वो अपनी कुछ एनर्जी जो है वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर देता है। इसी तरह क्या होता है कि हीट एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है। जैसे यहाँ पे देखें, एक मैंने कंटेनर कंसिडर किया, ये एक मॉलिक्यूल है, इसको हम सपोज कर लेते हैं ये हॉट है। यहाँ पे एक अदर मॉलिक्यूल है, ये क्या है, कोल्ड है। अब जब ये वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करेगा, जब ये मॉलिक्यूल इसके साथ स्ट्राइक करेगा तो ये अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो इस मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर देगा। तो इसी तरह जो है वो ये भी मॉलिक्यूल जो है वो स्पीडली अब मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। तो ये था हमारे पास इस तरह के किस तरह से हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अगर हम गैस और लिक्विड दो चीज़ों को कंपेयर करें तो जो गैस सॉलिड और लिक्विड को कंपेयर करें तो गैस और लिक्विड जो होती हैं उनमें जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उनकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन अगर हम सॉलिड के अंदर देखें तो सॉलिड में आपको पता है कि मॉलिक्यूल सिर्फ अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं, तो इनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो जब भी एग्जाम में आए तो आपने ये ख्याल रखना है कि जब हम बात करें लिक्विड की और गैसेस की तो इनकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर इंक्रीज होने से होती है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं देखूँ, बताऊँ आपको, ये एक सॉलिड का एक पीस है, ये उसका मैं छोटा सा एक मॉलिक्यूल ले लेती हूँ, ये अपनी ही जगह पे क्या करेगा, वाइब्रेट करना शुरू करेगा, ऊपर नीचे जो है ये इस तरह से वाइब्रेट करेगा। तो यहाँ पे ये मोशन होगी वो क्या कहलाएगी, वाइब्रेशनल मोशन, और उसमें जो एनर्जी होती है मोशन की वजह से उसको हम वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे उतनी ही उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और मॉलिक्यूल जो है वो स्पीडली मूव करेंगे। अगर हम इसके जो है वो दूसरी साइड की तरफ आए, अभी तो हम इंक्रीज कर रहे थे, अगर हम डिक्रीज करें तो जितना हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे मॉलिक्यूल की मोशन उतनी ही कम होती जाएगी। जैसे आप जो है फ्रिज के अंदर जो है वो आइस रख देते हैं तो अब उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, मॉलिक्यूल की मोशन कम हो जाती है और वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी है कि यहाँ पे हम बात करें एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर यहाँ पे हमने केल्विन में कंसिडर करना है और उसको हमने एब्सोल्यूट स्केल कंसिडर किया है। तो केल्विन टेम्परेचर देखें कि जितना जब आपके पास टेम्परेचर 0 होगा, इसका मतलब ये है केल्विन में, अगर आपके पास केल्विन में टेम्परेचर 0 है इट मीन्स दैट उस पर मैस भी 0 होगा आपका, ठीक है। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका मैस 0 हो जाए, गैस भी है उसको कुछ न कुछ तो होता ही है, वॉल्यूम। इसी तरह टेम्परेचर हम कम करते जाएंगे तो उनकी मोशन कम होती जाएगी, उनका मैस भी कम होता जाएगा, हम इतना कम टेम्परेचर अटेन ही नहीं कर सकते। अभी तक अटैम्प्ट जो की गई है 0 नहीं हुआ, 10⁻⁵ केल्विन तक की है, यानी कि माइनस का मतलब होता है पॉइंट आप किस तरफ लेके गए हैं, आगे लेके गए हैं। तो इस तरह मतलब अभी हमने बहुत लो टेम्परेचर 0 अटेन नहीं किया। अब जब इतना हम अटेन नहीं कर सकते तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर 0 कर देंगे तो उसमें मोशन भी सीज हो जाएगी और इट मीन्स दैट कि उस टेम्परेचर बहुत लो टेम्परेचर पे ना तो उसका मैस एग्जिस्ट करता है
अब हम बात कर रहे थे कि केल्विन टेम्परेचर की। तो केल्विन टेम्परेचर में अगर हमारे पास ज़ीरो है तो वो चीज़ भी ज़ीरो होगी। लेकिन अगर हम डिग्री में बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है कि हम बात करते हैं टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की, तो उसका मतलब होता है कि टेम्परेचर हमारा है लेकिन कुछ ना कुछ तो है। जैसे -1 होता है, -2 है, वो कुछ ना कुछ तो होता है ना टेम्परेचर आपके पास। चाहे इनवर्स में जो है वो कम की तरफ जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो का मतलब होता है टोटली ज़ीरो। लेकिन उसमें जो ज़ीरो होता है वो आर्बिट्रेरी होता है, वो हमने फ़र्ज़ किया होता है बस ज़ीरो। लेकिन केल्विन का ज़ीरो फ़र्ज़ नहीं होता, बल्कि ये रियल ज़ीरो होता है। ये मैंने आपको पहले भी डिफरेंस क्लियर किया था, तो मैंने आज भी जो है क्लियर कर दिया। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। कहीं पे अगर आपको मेरी जो है वो बात समझ नहीं आती, कहीं पे कोई आपको कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट किया करें। अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।